लड़की तो बस जंगल में शौच के लिए जाना चाहती थी, पर जैसे ही उसने मुड़कर देखा वह भयभीत हो गई, क्योंकि सभी सहपाठी घबराहट में भाग रहे थे, मानो कोई भयानक जीव उनका पीछा कर रहा हो। इस समय अन्ना भी पूरी तरह से भ्रमित थी, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उसने बड़े समूह का अनुसरण किया और घर के अंदर छिप गई। जैसे जैसे लोग लगातार यहाँ भागते आए, अन्ना ने इस स्थिति की गंभीरता को समझा, पर वह पूरी तरह से नहीं जानती थी कि आखिर क्या हो रहा है। जब तक बाहर से कुछ गोलियों की आवाजें नहीं आई, तब जाकर अन्ना को समझ आया कि बाहर गोलीबारी की घटना हो रही थी। लोगों के प्रतिक्रिया करने से पहले ही घर के बाहर सहपाठियों की तीव्र चीखें सुनाई देने लगी। कुछ गोलियों की आवाज के साथ स्पष्ट था कि बाहर कुछ सहपाठियों को गोली मारी जा चुकी थी। इस समय घर के अंदर के लोग पहले ही डर के मारे कांप रहे थे और एक जगह सिमट गए थे। ऊपर से वे सभी छात्र थे। ऐसी स्थिति में उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए शांत होने के बाद अन्ना को अचानक याद आया कि उसकी बहन अभी भी बाहर के तंबू में थी। इसीलिए उसने जल्दी से सबसे पूछा कि क्या किसी ने पीले कपड़े पहने हुए लड़की को देखा है। लेकिन चूंकि उस समय युटेया द्वीप पर 650 युवा लोग थे, कोई भी उसकी बहन को कपड़ों से पहचान नहीं सका। जैसे जैसे गोलियों की आवाजें बढ़ती गई, सभी लोग डर के मारे एक साथ सिमट गए। अन्ना को भी अपनी बहन को ढूंढने का विचार फिलहाल छोड़ना पड़ा और उसने बड़े समूह के साथ रहकर एक दूसरे को सहारा दिया। जब सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे, तभी पहरेदार सहपाठी ने चिल्लाते हुए कहा कि हत्यारा आ गया। यह सुनकर सभी लोग जैसे चौंके हुए पक्षी की तरह घबराहट में बाहर की ओर जान बचाने के लिए भागे, और अब बाहर पहले ही शवों से भरा हुआ था। जान बचाने के लिए अन्ना भीड़ के साथ भागने के लिए मजबूर थी, लेकिन इसी दौरान वह एक घायल पैर वाले सहपाठी से मिली और दयालु अन्ना ने बिना सोचे समझे उसे सहारा देकर जंगल की ओर भागने लगी। लेकिन इस तरह अन्ना की गति भी धीमी पड़ गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आखिरकार दोनों की जान ही चली जाएगी। अच्छा हुआ कि इस समय उन्होंने सामने एक छोटा सा ढलान देखा जहाँ वे छिप सकते थे। थके हारे दोनों लोग तेजी से ढलान पर लेट गए, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिली। लेकिन इस समय हत्यारा लगातार गोली चला रहा था और सभी सहपाठी चारों ओर भाग रहे थे, और इन लगातार गोलियों की आवाज से यह साफ था कि यह पूरी तरह से पूर्व नियोजित था। गोला बारूद की कोई कमी नहीं थी। लगता है हत्यारा उन्हें पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। पीछे से सहपाठियों की चीखें सुनकर कुछ डरे हुए लोगों को अब पुलिस को सूचना देने का ख्याल आया, लेकिन जिस स्थान पर वे थे वह चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ युटेया द्वीप था और पुलिस को वहां पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। और इसका मतलब यह है कि उन्हें यहाँ और छिपना पड़ेगा। लेकिन बिना हथियारों के उनके पास हथियारे के सामने कोई मौका नहीं था। मजबूरन वे केवल पुलिस के आने का इंतजार कर सकते थे। इस समय अन्ना ने भी अपनी बहन को फोन किया, यह जानने के लिए कि उसकी स्थिति सुरक्षित है या नहीं, लेकिन उसकी बहन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। यह देखकर अन्ना को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा। जैसे ही उसे लगा कि उसकी बहन के साथ कुछ बुरा हुआ है, अचानक एक खून से लथपथ लड़का वहां आया और उसने सबको एक चौंकाने वाली खबर दी। उसने बताया कि इस हत्या का मुख्य जिम्मेदार एक पुलिस वर्दी में एजेंट था, और यह सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। सभी लोग ये सोचकर हैरान थे कि वह एजेंट द्वीप पर हत्या क्यों कर रहा था। और जब उन्होंने देखा कि गोलीबारी की आवाजें धीरे धीरे करीब आ रही हैं, तो सभी ने एकमत होकर समुद्र की ओर भागने का निर्णय लिया, क्योंकि समुद्र के किनारे से समय समय पर मछली पकड़ने वाली नावें गुजरती रहती थी। लेकिन जब वे लोग भागने की तैयारी कर रहे थे, तभी अन्ना ने विपरीत दिशा में जाने का फैसला किया। दरअसल उसे लग रहा था कि उसकी बहन अभी भी कैंप के तंबू में छुपी हो सकती है। लेकिन जब वह मुश्किल से कैंप तक पहुंची, तो उसने देखा कि वहां पहले से ही कोई नहीं था। आसपास सब खाली था और खामोशी ने उसे डरा दिया। लेकिन ठीक उसी वक्त उसने देखा कि एक पीले कपड़े पहना लड़का बेवकूफी से जमीन पर पस्त पड़ा था। दयालु अन्ना उसे साथ लेकर भागना चाहती थी, लेकिन लड़के का कहना था कि उसे वहीं अपने भाई के वापस आने का इंतजार करना होगा। उसे डर था कि अगर वह यहाँ से चला गया तो उसका भाई वापस आने पर उसे नहीं ढूंढ पाएगा। अन्ना ने जल्दी से समझाया कि द्वीप पर एक खतरनाक हत्यारा है जो हत्या कर रहा है, और उसे सुझाव दिया कि वह अपनी जैकेट उतारकर तुरंत वहां से चला जाए, क्योंकि लड़के के शरीर पर पहने हुए पीले कपड़े बहुत चमकदार थे, जिससे वह आसानी से हथियारे के लिए निशाना बन सकता था। लेकिन लड़के ने सुनने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। आखिरकार अन्ना के बहुत समझाने के बाद लड़का जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन ठंड के डर से उसने अपनी जैकेट नहीं उतारी। यह महसूस करते हुए कि अब यह मौत के साथ दौड़ की तरह है, अन्ना ने बिना देरी किए अपनी बहन के तंबू की ओर दौड़ लगा दी। वहाँ कोई नहीं था और चिंतित अन्ना ने फिर से अपनी बहन को फोन किया, लेकिन मोबाइल की रिंग तंबू के अंदर से ही आई। दरअसल उसकी बहन ने अपना फोन अपने साथ नहीं लिया था। अन्ना जब निराशा में थी, तभी अचानक तंबू के बाहर कुछ कदमों की आवाजें आईं। इससे अन्ना इतनी डर गई कि उसने सांस भी नहीं ली। उसे डर था कि कहीं हत्यारा उसे न देख ले। जब तक वो कदमों की आवाज पूरी तरह से गायब नहीं हो गई, अन्ना तंबू से बाहर नहीं निकली। फिर उसने समुद्र की दिशा में तेजी से भागना शुरू कर दिया। लेकिन इसी दौरान उसने देखा कि एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी। दयालु अन्ना ने बिना कुछ कहे उस लड़की को साथ लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने कहा कि उसका समय निकट है। जब अन्ना ने उसे पलटा, तब उसने देखा कि लड़की की पीठ गोलियों से खून से लथपथ थी। लेकिन दयालु अन्ना ने उसे छोड़ने का इरादा नहीं किया और अपनी कपड़े उतारकर लड़की के घाव को बांधने की कोशिश की। लेकिन इस समय लड़की दर्द से तड़प रही थी और उसे अच्छी तरह पता था कि अब उसकी कोई उम्मीद नहीं बची। उसने बस यही उम्मीद की कि अन्ना अंतिम समय तक उसके साथ रहे, और अन्ना ने उसे इनकार नहीं किया और उसे हिम्मत बंधाई कि वह बचाव दल के आने तक मजबूती से डटी रहे। लेकिन जैसे ही वह बोल रही थी, बाहर से धीरे धीरे कदमों की आवाजें आने लगी। अन्ना ने धीरे से सिर उठाया और देखा कि वही हत्यारा था जो सबको मार रहा था। अन्ना ने लड़की का मुंह जोर से ढक दिया, और हालांकि हत्यारा आखिरकार कहीं और चला गया, लेकिन लड़की ने भारी चोटों के कारण अन्ना की बाहों में ही अपनी आखिरी सांस ली। एक जीवंत जीवन को अपने सामने मरते देख अन्ना ने अचानक गहरे निराशा का अनुभव किया। जब वह दुख में डूबी हुई थी, तभी लड़की का फोन अचानक बज उठा। वास्तव में यह लड़की की माँ का फोन था, लेकिन अन्ना ने इसे उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि लड़की की माँ को यह दुखद समाचार पता चले। थोड़ा संयमित होकर हिम्मत बटोरते हुए अन्ना ने फिर से भागने का फैसला किया और तेजी से समुद्र की ओर बढ़ने लगी। अब वह बस अपनी बहन को जल्द से जल्द ढूंढना चाहती थी। कठिन पहाड़ी रास्ता पार करते हुए वह जल्दी ही समुद्र तट तक पहुंच गई, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसका दिल टूट गया। उसने देखा कि समुद्र तट के पास की चट्टानों में कई सहपाठी फंसे हुए थे। चूंकि पहाड़ की चोटी पर से हत्यारा नीचे की ओर गोली चला रहा था, भागने की जगह न होने पर अन्ना भी दरार में छिपना चाहती थी, लेकिन वहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं थी। मजबूरन उसने ठंडे समुद्र के पानी में चलते रहने का फैसला किया। ऊपर से आ रही गोलियों की आवाजें सुनकर यह स्पष्ट था कि और भी कई सहपाठी मारे जा रहे थे। इस समय अन्ना का मन सिर्फ कहीं छिप जाने का था, लेकिन उसे निराशा हुई जब उसने देखा कि बड़े पहाड़ पर उसके लिए कोई जगह नहीं थी।
जहाँ भी छिपने की जगह हो सकती थी वहाँ पहले से पहुंचे हुए शरणार्थियों ने कब्जा कर रखा था। जब उसने मुश्किल से एक छुपने की जगह ढूंढी और ऊपर देखा तो पाया कि वह जगह भी आसानी से उजागर हो सकती थी। देखते ही देखते बंदूक की आवाजें और स्पष्ट होती जा रही थी ताकि वह खुद को बंदूक के नीचे मृत आत्मा बनने से रोक सके। अन्ना ने अपने पैरों से जूते उतार दिए और बेमौसम ठंडे समुद्री पानी में कूद गई। उसने तैरकर दूसरी ओर जाने का विचार किया, लेकिन जल्द ही उसने इस विचार को त्याग दिया, क्योंकि समुद्र के बीच में तैरती लाशों का मतलब है कि वह आसानी से हत्यारे का जीवित निशाना बन सकती है। यह रास्ता काम नहीं कर रहा था, इसलिए अन्ना लड़खड़ाते हुए कोई और रास्ता खोजने लगी। इस संघर्ष से गुजरते हुए वह पहले से ही चक्कर में थी, यहाँ तक कि पुराने सहपाठी के बुलाने पर भी नहीं सुन पाई। जब अन्ना होश में आई तो उसने देखा कि उसका पुराना सहपाठी निक उसे टीम में शामिल होने के लिए बुला रहा था। लेकिन अन्ना ने अभी अपनी सीट गर्म ही की थी कि ऊपर से फिर से साफ साफ बंदूक की आवाजें सुनाई दी। ये स्पष्ट था कि इस समय हत्यारा उनके ऊपर ही था। पटाखों जैसी उन गोलीबारी की आवाजों को सुनकर कुछ लोग डर के मारे एक साथ सिमट गए, क्योंकि इस स्थिति में सिर दिखाना सेकंडों में मौत का कारण बन सकता था। वे डर के मारे बस चुपचाप प्रार्थना करने लगे कि हत्यारा जल्दी से कहीं और खोजने चला जाए। लेकिन जल्द ही उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गई, क्योंकि सामने से एक बड़ा समूह सहपाठियों का विपरीत दिशा में भाग रहा था। क्या हत्यारा सामने से पीछा करते हुए आ रहा था? इस समय उसके दो साथी भी घबरा गए और बिना कुछ कहे भागने वालों की टोली में शामिल हो गए। जब अन्ना ने यह देखा तो वह भी अपनी बहन को खोजने के लिए साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसके बगल में खड़े निक ने उसे रोक दिया, क्योंकि एक साथ दौड़ना बहुत खतरनाक था। इससे आसानी से पहाड़ की चोटी पर बैठे हत्यारे की लगातार गोलीबारी का निशाना बन सकते थे। बीते समय में खतरा मोल लेने से बेहतर है कि यहाँ रुके रहें और कुछ सुरक्षा मिल जाने पर ही बहन को खोजने जाएं। जब देखा कि पहाड़ की चोटी से बंदूक की आवाजें लगातार आ रही हैं, तो निक ने दबाव और तनाव को कम करने के लिए अन्ना को एक गाना गाकर माहौल को हल्का करने का सुझाव दिया। अन्ना ने इसे खुशी से स्वीकार किया और चट्टान के सहारे खुद ही गुनगुनाने लगी। लेकिन गुनगुनाते हुए पहाड़ी की आधी ऊंचाई पर एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। अन्ना को लगा कि वह उसकी बहन है और वह यह देखने की कोशिश कर रही थी कि वास्तव में वह कौन है, लेकिन इससे उसकी खुद की स्थिति उजागर हो गई। अगले ही पल पहाड़ी की आधी ऊंचाई पर छिपी लड़की को पहाड़ की चोटी के हत्यारे ने अंधाधुंध गोलीबारी से मार गिराया। पीछा की जा रही लड़की चट्टान से सटकर लेटी रही, क्योंकि पहाड़ी की चोटी पर मौजूद हथियारा जीवित बचे लोगों पर नजर गड़ाए हुए था। भेदभाव पे हमला कर रहा था। ऊपर से लगातार गोलीबारी की आवाज सुनकर यह स्पष्ट था कि कई लोग हत्यारे की गोली का शिकार हो चुके थे। लेकिन इस समय अन्ना दृढ़ता से खड़ी हो गई, क्योंकि उसकी अपनी बहन का जीवन या मृत्यु अभी भी अनिश्चित थी। और शुरू में उसने ही अपनी बहन को ग्रीष्मकालीन शिविर में आने का निमंत्रण दिया था। अगर बहन के साथ वास्तव में कुछ बुरा हुआ तो वह जीवन भर पछतावे में जिएगी। यह सोचकर वह पागल की तरह खोजने लगी और चिंतित निक भी उसके पीछे पीछे आ गया। हालांकि समुद्र तट पर इस समय उसके सहपाठियों की लाशें पड़ी थीं, लेकिन यह अन्ना को अपनी बहन को खोजने से नहीं रोक सका। कई लाशों के बीच से गुजरते हुए उसने अचानक सामने चट्टान के पीछे एक पीली आकृति देखी और सोचा कि यह उसकी बहन है। अन्ना तेजी से आगे की ओर भागी, लेकिन जब वह वहां पहुंची उसने पाया कि यह उसकी बहन नहीं बल्कि वह लड़का था जिससे वह पहले कैंप में मिली थी। उस समय उसने लड़के को चेतावनी दी थी कि वह अपनी चमकीली पीली जैकेट उतार दे, लेकिन लड़के ने उसकी बात नहीं मानी और उसे हत्यारे ने गोली मार दी। यह सोचकर अन्ना बेहद दुखी हो गई। अगर उसने लड़के को अपने साथ भगाया होता तो शायद उसका अंजाम ऐसा नहीं होता। धरती पर बिखरी अनगिनत लाशों को देखते हुए अन्ना अचानक निराशा में गिर गई और वहीं पर स्तब्ध खड़ी रह गई। साथी ने यह देखकर उसे फौरन सलाह दी, उसे दिलासा दिया कि वह हिम्मत बनाए रखे और कहा कि यहाँ कोई भी ढकने की जगह नहीं है और वह आसानी से ऊपर के हत्यारे का निशाना बन सकती है। लेकिन इस समय अन्ना पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने लड़के की मौत का सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और निक की कोई भी सलाह उसे सांत्वना नहीं दे सकी। अगले ही पल अचानक आई गोली ने उसके दिल को छेद दिया और इस दृश्य को देखकर निक इतना डर गया कि उसकी आत्मा निकल गई और वह तुरंत विपरीत दिशा में अपनी जान बचाकर भागने लगा। हालांकि वह दौड़ते दौड़ते हैरान रह गया। समुद्र तट पर अचानक एक नाव आ गई, इसलिए उसने बिना सोचे समझे आगे की ओर दौड़ लगा दी। क्षण भर में बड़ी संख्या में जीवित बचे लोग उस बचाव की नाव की ओर बढ़ गए और जब तक वह नाव धीरे धीरे द्वीप से दूर नहीं हो गई तब तक सभी के भयभीत दिलों को राहत मिली। लेकिन यह नाव पुलिस की बचाव नाव नहीं थी, बल्कि पास से गुजर रही एक मछली पकड़ने वाली नाव थी। इस समय नाव पर अकेली बिना घायल हुई पीली पोशाक वाली लड़की घायलों के घावों पर पट्टी बांधने लगी, यह अनजाने में कि यह लड़की अन्ना की बहन थी जिसे वह बेताबी से खोज रही थी। और इस समय उसकी बहन को पता नहीं था कि उसकी बहन उसे खोजने के रास्ते में ही गिर पड़ी थी। उटिया द्वीप 22 जुलाई यह एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, जिसमें निर्देशक ने एक ही शॉट में सब कुछ दिखाने की तकनीक का उपयोग किया, जिससे घटना के समय पीड़ितों की बिना बचने की स्थिति को बखूबी दर्शाया गया। हालांकि अंत में कुछ लोग जीवित बच निकलने में सफल हुए, लेकिन फिर भी कई लोग द्वीप पर फंसकर मर गए और उनका इंतजार कर रही थी एक अनजान किस्मत।